नमस्कार, मैं अक्षत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अटेली। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और इस आर्टिकल में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र इस आर्टिकल के में दिया गया है। तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता दी गई है वह है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की गारंटी प्रदान करती है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। बोलकर, लिखकर, मत के द्वारा, फिल्म बनाकर, है ना, प्रेस के द्वारा, कार्टून के द्वारा, किसी भी रूप में उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें बहुत अन्य आयामों को भी उसमें शामिल किया है, यानी कि अपने विचारों को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता भी इसी का हिस्सा है। भारत के अंदर प्रेस की जो स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, वो भी आर्टिकल 19(1)(a) का ही हिस्सा है, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही हिस्सा माना गया है। इसके अलावा व्यावसायिक विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध जो आपका अधिकार है वो, इसके अलावा जो शांति का अधिकार है वो भी इसी का हिस्सा है। किसी राजनीतिक दल या संगठन को जो आयोजित बंद के खिलाफ जो अधिकार प्राप्त है वो भी इसी का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सरकार का एकाधिकार ना हो, यानी कि जो पहले आप देखते थे दूरदर्शन ही केवल एक जो मतलब न्यूज चैनल था, अब ये हो गया कि प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी होने चाहिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी या रेडियो के ऊपर, तो वो भी इसी का हिस्सा है। किसी अखबार या पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? क्योंकि हम अगर किसी एक चीज को सच मानने लगे और दूसरे की अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास करें तो वो पूरे समाज के लिए घातक हो सकता है। जे.एस. मिल के विचार इस मामले में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, है ना? वो ये कहते हैं कि दरअसल में कोई भी बात पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य नहीं होती, बल्कि सत्य उन विरोधी विचारों के टकराने से ही हमें प्राप्त होता है। इस मामले में वो दूसरी बात और कहते हैं कि हो सकता है जिस बात को आज हम इस कालखंड में सही मान रहे हैं, भविष्य में वो बात गलत साबित हो जाए। इसलिए अगर एक व्यक्ति भी संपूर्ण समाज से अलग राय रखता है, तो उसे अपनी अलग राय रखने का अधिकार होना चाहिए। भारत में एक बड़ा विवाद इस मामले में तब आ जाता है जब किसी फिल्म्स को या बुक को बैन करने की बात उठती है, और वो इस आधार पे उठती है कि भाई इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है या फिर ये इनका कंटेंट है ये आपत्तिजनक है। जैसे हाल फिलहाल भी आप देख रहे होंगे जो तांडव वेब सीरीज है, उसको लेके भी एक बड़ी डिबेट अभी पूरे देश के अंदर मची हुई है। बहुत ज्यादा एफआईआर उनके मेकर्स और उनके जो डायरेक्टर्स हैं या उनके जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ दर्ज हुई है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाक व्यक्ति पर भारत में कितना अंकुश है या ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये तो विमर्श यहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में वाकई में कोई भी अधिकार है, वो वो अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उन पर सरकार में संविधान में युक्ति युक्त प्रतिबंध का भी प्रावधान किया गया है। युक्ति युक्त प्रतिबंधों से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रतिबंध जो लोक हित के लिए लगाए जाएं, यानी कि वो कोई सरकारी हित या किसी संकीर्ण हित की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की पूर्ति के लिए जब जिन हितों को लगाया जाए तो उन्हें हम बोलते हैं, वो युक्ति युक्त प्रतिबंध कहेंगे, यानी कि वो रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है। तो इस आधार पर वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध लगाने के आधार क्या क्या हैं, वो प्रतिबंध किन आधारों पर लगाए गए हैं? यानी कि ऐसी कोई बात जो भारत की एकता व संप्रभुता को चुनौती देने वाली हो। यानी कि अगर कोई ऐसी बात है जहाँ पे भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा एक बड़ा विवाद हुआ था जब जेएनयू के अंदर कथित रूप से कुछ ऐसे नारे लगाए गए जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बातें कही गई। तो वहां पे उसे ये कहा गया कि भाई ऐसी अभिव्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर सकते जहाँ पे भारत की संप्रभुता को चुनौती पहुंची है। दूसरी बात, ऐसी अभिव्यक्ति जिससे राज्य की सुरक्षा
को खतरा हो, यानी कि हम ऐसा कोई लेख लिखें, ऐसी कोई साहित्य का प्रचार करें, प्रसार करें जो किसी देश विरोधी घटनाओं को या राष्ट्र की सुरक्षा या नागरिकों के जो बेहतर हित हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति हो, तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम ऐसी अपनी बात कोई नहीं कर सकते जहां बिना तथ्यों के न्यायालय की अवमानना करने का उद्देश्य छिपा हो, है ना। बिना तथ्यों के आधार पे न्यायिक फैसलों को की आलोचना की जाए या जो न्यायाधीश है उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह किया जाए, तो उस न्यायालय की अवमानना पर भी इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, जहां पे लोक व्यवस्था का, यानी कि आप ऐसा इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध को उकसावे का प्रयास करें जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, जैसे कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो और आप ऐसी बात कोई कहें जिससे हिंसा होने की संभावना हो, जैसा अभी आपने अमेरिका के अंदर देखा कि वहां डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप के स्पीच या उनके ट्वीट्स के द्वारा कि लोग बाग कुछ भड़क गए और वहां की जो संसद भवन परिसर था, कैपिटल हिल, वहां पर भी हमला कर दिया। तो वहां पे आपने देखा कि फेसबुक ने, ट्विटर ने और उन्होंने उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो बंद कर दिए। तो एक बड़ा सवाल हुआ कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है। आप राष्ट्रपति एक व्यक्ति है और उनकी आप ऐसे ट्विटर अकाउंट्स या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको आप बैन नहीं कर सकते। तो ये बात सामने आई कि भाई आप जब उससे लोक व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो और या अपराध के होने का खतरा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। एक और आधार है जिसके ऊपर भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है, वे हैं हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनको अगर कहीं नुकसान पहुंचता हो, यानी कि ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर आपके मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध खराब होते हो, उस आधार पर भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 ए बी की, और इसका ये राइट है, ये राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो भारत का संविधान आपको सार्वजनिक स्थानों पर, है ना, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठित करने का आपको अधिकार देता है। इस बैठक करने का, सार्वजनिक बैठकों में शामिल होने का ये अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसके अंदर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई व्यवस्थित हिंसा या हथियारों के साथ प्रदर्शन की किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में एक चीज और शामिल की है कि इस फैसले के अंतर्गत आपको हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है। और इसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19(3) में, है ना। आर्टिकल 19 ए बी के जो 1 बी के वो जो है आर्टिकल है, उसके रेस्ट्रिक्शन 19(3) में दिए गए हैं, और वो आर्टिकल 2 आधार पे लगाया जा सकता है जहां भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो, यानी कि आप ऐसा कोई सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसी कोई सभा कर रहे हैं जहां पे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है, उस आधार पे, या फिर जो पब्लिक ऑर्डर, यानी कि लोक व्यवस्था, है ना, लोगों को असुविधा हो जाए या भारी मतलब जो है ना पब्लिक ऑर्डर डिसमिस होने के, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी जगह पे आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक और आधार भी है, यातायात नियंत्रण के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक और अधिकार है, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसके आर्टिकल 141, यानी कि उसकी जो सेक्शन 141 है, उसके तहत, है ना, जो हम बोलते हैं ना कि धारा 144 लागू हो गई है, और धारा 100, हाँ, तो उसके तहत कुछ स्थानों पर जहाँ पे कानूनी अवरोध हो, वहां पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आधार इसमें बनता है। तो लेकिन हमें ये संविधान ने अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिना हथियारों के साथ कर सकते हैं, और ये हथियार हमारा एक पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है इस बात के साथ में। जैसे आपने महात्मा गांधी को देखा, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किए या असहयोग आंदोलन, तो उनका जो भी था पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, और वो भारत के लिए एक प्रेरणा भी है और हथियार भी है भारतीय लोगों के लिए, सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। तो आपने अभी देखा होगा जैसे किसानों का प्रदर्शन जो लगभग 2 महीने से जारी है ना, वो शांतिपूर्ण चल रहा है, पीसफुल, और सरकारें अब उसमें मजबूर भी दिखाई दे रही हैं। अब अगले आर्टिकल की बात करेंगे हम, 19(1)(c). ये है राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मेक एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स, संघ बनाने का अधिकार, है ना। तो ये अधिकार भारतीयों को किसी भी प्रकार की, इसमें दो बातें शामिल हैं, यानी कि संघ बनाने का अधिकार भी और संघ को संचालित करने का अधिकार भी। तो भारत के अंदर
आप इसी अधिकार के अंदर शामिल है कि आप अपना कोई भी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, सरकारी गैर सरकारी संगठन, ठीक है, अपने जो भी दबाव हित समूह हैं उन सब का निर्माण इस अधिकार के तहत कर सकते हैं। और यह सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार देता है। तो इसमें कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनी, साझा फर्म, क्लब्स, समितियां, है ना, व्यापार संगठन और जो अपने हित संगठन सभी बना सकते हैं, ठीक है, और आप उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह नागरिकों को उनमें शामिल होने का नकारात्मक अधिकार भी प्रदान करता है, यानी कि आप उन संगठनों की सदस्यता ले सकते हो, उनमें अपनी भूमिका निभा सकते हो, ये नकारात्मक अधिकार भी आपको प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दी कि इस अधिकार के तहत श्रम संगठनों को मोल भाव करने का, हड़ताल करने का, तालाबंदी करने का ये अधिकार शामिल नहीं है। और इस अधिकार पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध किस आधारों पे लग सकते हैं? वही भारत की संप्रभुता और एकता को अगर कहीं खतरा पहुंचता है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा पहुंचता है, या जो सार्वजनिक नैतिकता है ना, उस आधार पे भी अगर कहीं ऐसे नुकसान पहुंचता है तो इन आधारों पर इन ऐसे संगठनों पर रोक लगाई जा सकती है। और ये रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19(4) के तहत दिए गए हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि भी भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचे, आप कोई ऐसा संगठन बनाए जो कोई आतंकवाद या किसी विरोधी विचारधारा को नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी उस संगठन को पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो अगले हम आर्टिकल की बात करेंगे, वो है आर्टिकल 19(1)(d), इसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का तात्पर्य क्या है कि आपको पूरे देश में, ये जो आर्टिकल है ये आपकी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है। आपको पूरे देश में बिना भय के एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध संचरण का अधिकार ये प्रदान करता है। इसमें भारत की एकता स्थापित करने का भाव छिपाया हुआ है कि आप किसी भी राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये केवल आपको देश में संचरण का अधिकार देता है। देश के बाहर संचरण का अधिकार आपको आर्टिकल 21, जहाँ पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है उसके तहत मिलता है। यानी कि देश के अंदर आप कहीं पे भी संचरण कर सकते हो, ये अधिकार आपको इससे प्राप्त होता है। लेकिन इस पर भी कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19(5) में दिए गए हैं। और उनको प्रतिबंध लगाने का आधार क्या है? वो प्रतिबंध लगाने का जो आधार है वो है जनजातीय जो लोग हैं उनके हित, या जो सार्वजनिक नैतिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर भी इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर कहीं पे लोगों की सुरक्षा के लिए, जैसे जनजातीय लोगों की वहाँ पे कल्चर और उनको बनाए रखने के लिए अगर हम ये प्रतिबंध लगाते हैं तो वो लगाए जा सकते हैं। अगला जो राइट है वो है रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। देखिए फ्रीडम ऑफ जो मूवमेंट, जो अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसी प्रकार से राइट टू रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, ये राइट भी ठीक उसी उसी के साथ पढ़ा जाता है, ये उसी का पूरक आप समझ सकते हो। और इसमें भी वही आधार आपको प्राप्त होता है कि भाई इसमें दो प्रकार की बातें दी गई है, यानी कि इसमें दो निवास, कि आप स्थायी निवास भी और अस्थायी निवास भी, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में आप अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से बस जाने का आपको ये अधिकार देता है ना। और ये भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसे शामिल किया गया है कि देश में एक एकता का भाव संचरित हो। लेकिन इस पर भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो आर्टिकल 19(5) में ही दिया गया है, जहाँ पे आम लोगों का हित और अनुसूचित जनजातियों के हित, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के हित या उनके कल्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो वहां पे आप इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसलों में कहा है कि कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। जैसे कि मान लो कोई पेशेवर अपराधी है तो उस पर रोक लगा दी जाए, या फिर जैसे कोई वेश्या है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये दोनों जो है आर्टिकल 19(1)(d) और ई दोनों इससे प्रभावित होंगे। अगला है आर्टिकल 19(1)(g), प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये अधिकार जो है ये आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपने उसको अपना व्यवसाय करने का, व्यापार करने की पूर्ण अधिकार स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि ये जीवन निर्वहन से संबंधित है, ठीक है। लेकिन राज्य इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो क्या प्रतिबंध हो सकते हैं कि भाई अगर किसी पेशे के लिए कोई टेक्निकल योग्यता, यानी कि कोई तकनीकी योग्यता आवश्यक है, तो वो जरूरी ठहरा सकता है।
मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ही कह दे कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा या फिर मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उनके लिए वो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो जरूरी ठहरा सकता है ना। और किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप